हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 10 साइंस की एक क्लास होने वाली है, कक्षा 10 विज्ञान। और ज्ञानदीप के इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो भी हमने अपनी पिछली क्लास में चैप्टर 1 में पढ़ा था उसको कंटिन्यू करेंगे। अपनी पिछली क्लास के चैप्टर 1 में हमने डिस्कस करा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन से किस प्रकार ये संबंधित है और रासायनिक समीकरण क्या होती है। ठीक है, रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखते हैं। आज की डेट में हम ये बात करने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण और हम कौन कौन से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, मीन्स हाउ टू बैलेंस एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन की बात हमने कर ली थी, केमिकल चेंज की हमने बात कर ली थी, केमिकल इक्वेशन की बात कर ली थी। जाते जाते मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था और वो एग्जाम्पल था मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम एक धातु है और इस धातु को जब हम जलाते हैं वायु की उपस्थिति में, देखिए जलाने से संबंधित जो अभी बात हो रही है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पर। जब भी जलाने से संबंधित बात की जाएगी, किसी भी तत्व को जलाने की बात की जाएगी, किसी भी पदार्थ को जलाने की बात की जाएगी, सीधा सीधा मतलब उसकी वायु यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का। व्हेनेवर अ एलिमेंट और अ सब्सटेंस इज बीइंग बर्न्ड, जब उसको जलाया जाए तो इट इज ऑब्वियस दैट इट विल बी रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। तो जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस है उसके साथ उसकी क्रिया होना स्वाभाविक है। तो जब कभी किसी पदार्थ को जलाने की बात की जाती है बच्चों, तो वहां पर ऑक्सीजन के साथ उसकी क्रिया होने की बात की जाती है। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस चीज को। और मैंने आपको बताया था जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है वायु की उपस्थिति में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और ये हो गई, हमने इसको एक रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपित किया था। आज की डेट में हम लोग इससे आगे बात करने वाले हैं, कुछ और रासायनिक समीकरण है हम लोग लिखेंगे। मैंने आपको अभिकारक और उत्पाद बताए थे, यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आज की डेट में हम लोग कुछ रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। ये था हमारा पिछली क्लास का सेशन, जिसको मैं फटाफट से एक बार रिवाइज करा देता हूं। जो बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं, देखिए आपके पास एक सुविधा रहेगी, अगर आप अगली क्लास में जुड़ रहे हैं तो मैं आपको पिछली क्लास का थोड़ा रिवाइज कराऊंगा, लेकिन ये सिर्फ कुछ दिन तक के लिए होगा। जब हमारी क्लास स्टेबल हो जाएगी, सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, तो मैं आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो हमने क्या करा है, हमने पिछली क्लास में बात करी थी चैप्टर का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें मैंने आपको 4-5 चीजें बताई थी कि जो प्रक्रियाएं आपने अपने दैनिक जीवन में देखी होंगी, जैसे कि गर्मियों में दूध का फटना, अंगूर से किशमिश का बनना, भोजन का पचना, सांस लेना, ये सभी क्या है, ये सभी रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज है। हमने कहा था कि जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा उसके फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, उसके रंग में परिवर्तन, गैस के निकास या उत्सर्जन, या फिर तापमान में परिवर्तन, इनमें से कोई सी चीजें होंगी। ठीक है, और हमने कहा था जब किसी पदार्थ में ये रासायनिक परिवर्तन होंगे तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया का क्या मतलब है, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होगा तो हम कहेंगे कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। नेक्स्ट हमने एक रासायनिक अभिक्रिया को लिखा था और उसको हमने पहले तो समीकरण, शब्द समीकरण के रूप में और फिर उसके बाद वास्तविक समीकरण के रूप में हमने लिखा था। मैंने आपको यहाँ पर एक बात बताई थी बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि इस तीर के दाईं यानी लेफ्ट हैंड साइड, बाईं तरफ के जो तत्व होते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं, और जो दाईं तरफ यानी राइट हैंड साइड के जो सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, उसको हम उत्पाद कहते हैं यानी प्रोडक्ट कहते हैं। आप इस बात को अपने दिमाग में रखेंगे। चलिए आज कुछ और इसी समीकरण को पहले हम आगे संतुलित करने के लिए चलते हैं और फिर हम आगे की क्लास में आगे क्या बात करने वाले हैं। आज पहले टॉपिक को मैं नोट डाउन कर लेता हूं, रासायनिक समीकरण संतुलित करना। हमको आज की क्लास में ये चीज सीखनी है, यानी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। चलिए, तो एक केमिकल इक्वेशन जो मैंने कल लिखी थी उसको आज दोबारा से लिख लेता हूं
ठीक है, इसके साइज को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए, क्योंकि हमको ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इस प्रकार से काम चलाएंगे। बीच में एक लाइन भी खींच देते हैं। ठीक है, चलिए तो सब फटाफट चलते हैं। हमने जो अभिक्रिया लिखी थी, हमने क्या लिखा था? मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन यानी उसका वायु में दहन किया जाता है, जलाया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी मैंने आपको क्या बात बताई? दहन, जलाना, इन सब का मतलब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ठीक है, O2 के साथ रिएक्शन। यानी अगर बर्निंग की बात की जाएगी तो बर्निंग का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, आपको इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की अभिक्रिया हो रही है, मतलब मैग्नीशियम को जलाया जा रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं कि मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ पर हमने कहा था इसमें कुछ अभिकारक होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स होते हैं, और कुछ उत्पाद होते हैं, यानी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, कुछ अभिकारक होते हैं और कुछ उत्पाद होते हैं। यहाँ पर आपको जो अभिकारक दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपको जो अभिकारक दिख रहे होंगे वो होंगे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। और उत्पाद में हमको दिख रहे हैं मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। उत्पाद में भी हमको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। तत्व हमको देखना है। ठीक है, ये तो पूरा क्या है? एक पदार्थ है। ठीक है, हमको तत्व देखना है। इसके अंदर जो तत्व हैं, जो एटम्स, जो परमाणु हैं, वो कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम का है और ऑक्सीजन का। आपने अपनी पिछली क्लास में परमाणु एवं अणु को समझा होगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को समझा होगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर एटम्स की बात करनी है कि कौन कौन से तत्व के एटम्स यहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है, और कितने एटम्स उपस्थित हैं। तो यहाँ पर मैं अगर देखूं, अभिकारक में मैग्नीशियम के कितने एटम्स उपस्थित हैं? अभिकारक में मैग्नीशियम के कितने एटम, कितनी बार दिख रहा है आपको मैग्नीशियम? 1 टाइम। ठीक है, यहाँ पर देखो एक मैग्नीशियम है ना अभिकारक में, और उत्पाद में कितना मैग्नीशियम है? 1 मैग्नीशियम। अभिकारक में ऑक्सीजन कितने हैं? 2। उत्पाद में ऑक्सीजन कितना है? 1, अकेला है। समझते रहो, अभी समझो इस बात को। अभी आपको ये खुद से भी करना है, तो जो जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ वही स्टेप्स आपको खुद से भी करने पड़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखी? अभिकारक लिखे, उत्पाद लिखे, और उसके बाद हमने देखा कि अभिकारक में जो तत्व है, उत्पाद में जो तत्व है, उसकी कितनी कितनी संख्याएं हैं, कितने कितने परमाणु हैं। ठीक है, अब आपको देखना है कि क्या ये बराबर है? जी नहीं, ये बराबर नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है अभिकारक में और उत्पाद में 1 ऑक्सीजन है। अब आपको क्या करना है? इसको बराबर करना है। तो इसको बराबर करने के लिए आप गुणा कर सकते हैं किसी संख्या की। तो मैं देख रहा हूं कि यदि मुझे इस 1 को 2 बनाना है तो मुझे यहाँ 2 की गुणा करनी होगी। 2 की गुणा कहाँ करनी होगी? पूरे उत्पाद में। समझ रहे हो? 2 की गुणा करनी। अभी आप समझते जाइए, जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ उस पर दिमाग में रखते जाइए। तो मैंने क्या करा? 2 की गुणा। 2 की गुणा क्यों करी? क्योंकि ये ऑक्सीजन यहाँ 1 था, मुझे इस 1 को 2 बनाना है, तब जाकर के ये बराबर हो जाएगा। मैग्नीशियम तो बराबर है ही पहले से। ठीक है, तो इस 1 को 2 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? 2 की मल्टीप्लाई, आई विल मल्टीप्लाई द इक्वेशन विद 2। किस तरफ? उत्पाद की तरफ। ठीक है, तो उत्पाद में लिख लेता हूं दोबारा से। ये रहा हमारा मैग्नीशियम, ये रहा प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। और अभी मैंने क्या बोला? 2 की गुणा। तो 2 की गुणा करने के लिए यहाँ पर 2 लिख देते हैं हम इसके आगे। ये हो गया 2। अब ये 2 की गुणा हो गई उत्पाद में। ठीक है, ध्यान से देखते रहो अभी। ठीक है, 2 की गुणा हो गई उत्पाद में। अब दोबारा से ये टेबल को ही मैं मिटा करके दोबारा से टेबल इस नहीं बना रहा हूँ, आपको दोबारा से ये टेबल बनानी है। ठीक है, तो इस टेबल को सेम टू सेम दोबारा से आप यहाँ पर बनाएंगे और दोबारा से वही काम करेंगे। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम कितना है? 1। उत्पाद में मैग्नीशियम कितना हो गया? मैग्नीशियम के आगे कितना लिखा है? 2, यानी कि मैग्नीशियम 2 हो गए। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 2। उत्पाद में ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन के आगे भी ये 2 जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के साथ लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस का साइन नहीं है।
अगर प्लस होता दोनों के बीच में, सपोज ऐसा होता, तो ये 2 को हम सिर्फ मैग्नीशियम के साथ लेते, ठीक है ना। तो प्लस नहीं है, तो ये 2 जो है 2 जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के साथ लिखा हुआ है। तो यानी कि जो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स है उत्पाद में जो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है वो भी 2 है। अब दोबारा से चेक करते हैं, दोबारा से इसको कंपेयर करते हैं। देखो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन मैग्नीशियम के नंबर चेंज हो गए, मैग्नीशियम अब बराबर नहीं रहा, तो अभी हमारी ये समीकरण संतुलित नहीं हुई है। दोबारा से समीकरण संतुलित करने के लिए अब मुझे इस एक को क्या बनाना है, 2 बनाना है। मुझे इस एक को क्या बनाना है, 2 बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 2 की गुणा कर दूंगा। अब की बार 2 की गुणा कहाँ करेंगे, अभिकारक में। अब धीरे धीरे शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अब दूसरे स्टेप में मुझे 2 की गुणा कहाँ करनी है, अभिकारक में मैग्नीशियम के साथ। तो 2 की गुणा मैं यहाँ मैग्नीशियम के साथ कर दूंगा, यानी मैग्नीशियम के आगे 2 लिख दूंगा और बाकी इक्वेशन पूरी वैसी की वैसी रहेगी। मुझे 2 की गुणा कहाँ करनी थी, अभिकारक में मैग्नीशियम के साथ, क्योंकि मैग्नीशियम 1 था, है ना। पीछे वाले स्टेप में हमने पूरे के साथ करी, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों एक साथ लिखे हुए हैं। समझ रहे हो बात को। अभी यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग अलग लिखा हुआ है, तो मैं किसके साथ गुणा करूंगा, मैग्नीशियम के साथ। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम 1 है और यहाँ 2 है, ऑक्सीजन तो बराबर है। आई होप आप इस बात को समझ रहे हो, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो इक्वल है, तो ऑक्सीजन के साथ नहीं मल्टीप्लाई करूंगा, मैं मैग्नीशियम के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैग्नीशियम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन कुछ ऐसी कन्वर्ट हो जाएगी, तो मैग्नीशियम के साथ 2 आ जाएगा। अब आप फिर से ये टेबल बनाओगे, अभिकारक और उत्पाद की। चलिए दोबारा से रिलेट करते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हो गए, 2। उत्पाद में मैग्नीशियम कितने हो गए, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। और उत्पाद में ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 1 जा 2। अब जो है सभी चीजें जो है बैलेंस्ड है, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की संख्या जितनी अभिकारक में है उतनी ही उत्पाद में भी है। यानी कि जितने परमाणु हमारे पास अभिकारक में हैं उतने ही परमाणु उत्पाद में हैं। यानी कि इस समीकरण को हम कहेंगे, यह समीकरण एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। यह समीकरण एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। दिस रिएक्शन इज एन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूं। यहाँ पर ये रहा, हमारे पास पहले समीकरण क्या थी, पहले हमारे पास ये समीकरण थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अभी हमारे पास क्या समीकरण रही, 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि इस समीकरण और इस समीकरण में क्या अंतर है, ये वाली जो समीकरण है बच्चों ये असंतुलित है, और ये वाली समीकरण जो है बच्चों ये संतुलित है। असंतुलित को संतुलित हमने किस प्रकार से किया, अभी मैंने आपके सामने दिखाया, आपके सामने ही मैंने इसको संतुलित करा। आपको भी क्या करना है, इसी प्रकार से जो असंतुलित रासायनिक समीकरण हैं उनको संतुलित करना होगा। एग्जाम में, परीक्षा में आपको एग्जाम में संतुलित रासायनिक समीकरण ही लिख के आनी है सारी की सारी, ठीक है। चाहे आप जो भी एग्जाम्पल देते हो, कुछ भी क्वेश्चन करते हो, कोई भी समीकरण आपके पास आती है केमिस्ट्री में, उसको आपको संतुलित करके ही लिखना है, बैलेंस करके ही लिखना है। आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे। चलिए अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। ये तो आसान था, इसके बाद एक और एग्जाम्पल आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं। इसका नंबर 2 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ऐसे ही अदर ऑक्साइड भी बनते हैं, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड भी बनता है, लेकिन अभी हम लोग जो है एक दूसरे टाइप की रिएक्शन देख रहे हैं जो कि थोड़ा सी जटिल रहने वाली है। एक आसान सी देख लेते हैं पहले, और उसके बाद फिर से एक मुश्किल देखते हैं। तो कॉपर की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है, यानी कॉपर को जब जलाया जाता है तो कॉपर का ऑक्साइड बनता है, ठीक है, CuO। यह अभिक्रिया कुछ उसी प्रकार से सिमिलर है। वहां पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था, यहाँ पर कॉपर और ऑक्सीजन है, ठीक है। ये हो गया कॉपर, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। नाम लिख लेता हूं मैं कॉपर ऑक्साइड का, बाकी नाम तो आप लोग लिख लेंगे। Cu मतलब कॉपर, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको सेम एज सॉल्व करना है।
जैसे कि हमने पिछली वाली समीकरण देखी थी। सबसे पहले चेक करो ये संतुलित है या नहीं है। तो चलिए एक तरफ लिखते हैं अभिकारक और एक तरफ लिखते हैं उत्पाद। अभिकारक और एक तरफ लिखते हैं उत्पाद। एक तरफ लिखा हमने रिएक्टेंट और एक तरफ हमने लिखे प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए बीच में लाइन खींच देते हैं और दोबारा से वही काम। हम लोग देखते हैं कि अभिकारक हमारे पास कौन कौन से, कॉपर है और ऑक्सीजन है। उत्पाद में भी हमारे पास क्या है, कॉपर है और ऑक्सीजन है। कॉपर कितने हैं अभिकारक में, कॉपर में देख रहा हूं यहाँ पर एक है, ये रहा अभिकारक। इधर वाले अभिकारक होते हैं, इधर वाले उत्पाद होते हैं, पता है ना आपको। तीर के इस तरफ अभिकारक, तीर के इस तरफ उत्पाद होते हैं। ठीक है, ये बात तो मैंने आपको बता रखी है। अब देखो अभिकारक में कितने कॉपर है, अभिकारक में एक कॉपर है। उत्पाद में कितने कॉपर है, उत्पाद में मुझे कॉपर अकेला ही दिख रहा है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं और इधर उत्पाद में मुझे 1 ऑक्सीजन दिख रहा है। ये रहा अभिकारक और ये रहा उत्पाद, अभी मैंने बताया ना आपको। ठीक है, चलिए अब थोड़ा स्पीड में करेंगे। अब यहाँ पर देखो 1 है और ये 2 है। इसको 2 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई कहाँ, उत्पाद में। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन है कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। ये थी हमारे पास इक्वेशन। हमको क्या करना है, 2 की गुणा करनी है। 2 की गुणा कहाँ करनी है, 2 की गुणा उत्पाद में करनी है। तो चलिए 2 की गुणा यहाँ उत्पाद में, तो एक ही उत्पाद हमको दिख रहा है, उस पर हमने 2 की गुणा कर दी। अब दोबारा से आप टेबल बनाएंगे, दोबारा से टेबल बनाएंगे अभिकारक और उत्पाद की। मैं उसी टेबल में एडिटिंग कर रहा हूँ, लेकिन आप दोबारा टेबल बनाइए। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए दोबारा से काउंट करते हैं। कॉपर इधर 1 है, इधर कॉपर अकेला है, लेकिन इधर कॉपर के साथ मुझे 2 दिख रहा है, मतलब कॉपर 2 हो गए। इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन के साथ मुझे 2 दिख रहा है, मतलब ऑक्सीजन 2 हो गए। ठीक है, इस 2 का कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए। ये 2 जो है आगे लिखा है, ये 2 जो है आगे लिखा है और कॉपर और ऑक्सीजन दोनों साथ में लिखे हैं, मतलब ये 2 कॉपर के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है। ठीक है, इस बात को ऐसे समझना, इसमें कंफ्यूज मत रहना कि ये 2 जो है कॉपर के साथ लिखा है, हमने सिर्फ कॉपर के साथ मल्टीप्लाई कराई थी। ठीक है, 2CuO। ठीक है, अब जरा ध्यान दो कि ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया है, बट कॉपर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब कॉपर को बैलेंस करने के लिए फिर से क्या करेंगे, अगेन हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ, अभिकारक में। किसके साथ, कॉपर के साथ। अभिकारक हमारे पास 2 है ना, एक कॉपर है अभिकारक और एक ऑक्सीजन है, तो मैं 2 की गुणा कहाँ करूंगा, कॉपर के साथ, क्योंकि कॉपर हमारा बैलेंस नहीं है। ठीक है, समझ रहे होंगे बात को। तो चलिए 2 की गुणा करते हैं। 2 की गुणा करने के बाद इक्वेशन हमारे पास है कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2CuO। अब ये क्या बन जाएगी, 2 कॉपर। ठीक है, 2 की गुणा कर दी हमने तो 2 कॉपर हो गया। चलिए अब दोबारा से चेक करते हैं, दोबारा से इसको देखते हैं कि अभी हमारे पास कितने परमाणु उपलब्ध हुए। तो कॉपर के यहाँ पर 2 हो चुके हैं और उत्पाद में 2 है हमारे पास। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 है अभिकारक में और उत्पाद में भी हमारे पास 2 है। ठीक है, यानी कि समीकरण जो है संतुलित हो चुकी है। तो रासायनिक समीकरण जो है संतुलित वाली कौन सी होगी, संतुलित वाली समीकरण ये है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो 2 इक्वेशन जो है हमारे पास वो हमने सॉल्व करी अभी अभी। तो आपको इसी तरीके से सारी इक्वेशंस जो है सॉल्व करनी है। चलिए तीसरा एग्जांपल, आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स ऐसे ही करेंगे। थर्ड एग्जांपल में लेके आया हूं आपके लिए, ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट जिसने बात सुनी होगी, जिसने बात समझी होगी वो कर पाएगा। ठीक है, तो जिंक Zn मैं अभी लिख ले रहा हूं नीचे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से हमको मिलता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं, इनके नाम लिख लेते हैं। देखो नाम लिखना बहुत जरूरी है। ये है जिंक, इंग्लिश में लिख रहा हूँ नाम। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक तरीके के नाम होंगे। जिंक, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड। अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड। ये हो गया जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, हिंदी में भी इसे जिंक सल्फेट ही बोलते हैं। और ये हो गया हाइड्रोजन,
ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हो गई हमारी समीकरण, ठीक है। सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं, ये संतुलित है या नहीं है, ये संतुलित है या नहीं है। तो संतुलित है या नहीं है उसके लिए क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे अभिकारक यानी रिएक्टेंट और दूसरी तरफ लिखेंगे उत्पाद, ठीक है। एक तरफ हमने लिखे अभिकारक और दूसरी तरफ लिखे उत्पाद, और उसके बाद ये हमने बना दी एक टेबल, और टेबल में हमने नोट डाउन करने हैं अभिकारक में कौन कौन से परमाणु हैं, कौन कौन से तत्व हैं। तो जिंक है, जिंक दिख रहा है मुझे, हाइड्रोजन दिख रहा है मुझे, सल्फर दिख रहा है मुझे, और ऑक्सीजन दिख रहा है मुझे, ठीक है। और इस तरफ मुझे क्या क्या दिख रहा है, जिंक दिख रहा है, वही इस तरफ भी दिखेंगे हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। जो अभिकारक में होंगे वही उत्पाद में भी होंगे, ठीक है। इतनी बात तो आपको पता ही है। ये एक नियम भी है, ठीक है, ये एक नियम के अनुसार होता है, और वो नियम मैं चाहता हूं कि आप लोग ढूंढें। जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब आप ध्यान रखना, ये SO4 जो है बच्चों, ये SO4 जो है एक आयन है, SO4 जो है एक आयन है, जिसको हम सल्फेट आयन बोलते हैं, और जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे बहुपरमाणुक आयन, बहुपरमाणुक आयन। तो ये एक बहुपरमाणुक आयन है। बहुपरमाणुक आयन आपको याद रहना चाहिए, सल्फेट हो गया, इसके अलावा NO3 हो गया, नाइट्रेट हो गया, ठीक है, और काफी सारे, ठीक है। तो ये सभी क्या है, आयन है, आपको इनको ध्यान रखना है। इनको आपको अलग अलग नहीं लिखना है, बहुपरमाणुक आयन जो होंगे उनको आपको एक साथ लिखना है। सॉरी, मैंने यहाँ पे आयन लिखा था, आयन है वो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर पहले मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। चलिए गिनना शुरू करते हैं। अभिकारक में कितने जिंक है हमारे पास, अभिकारक में कितने जिंक है हमारे पास, 1। उत्पाद में कितने जिंक दिख रहे हैं, 1। हाइड्रोजन कितना दिख रहा है अभिकारक में, 2। उत्पाद में कितना हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2। H2 लिखा है ना, मतलब 2, दोनों तरफ H2 लिखा है। SO4 यहाँ कितनी बार दिख रहा है, 1 बार। SO4 यहाँ कितनी बार दिख रहा है, 1 बार। मतलब यहाँ सब कुछ बराबर है, जिंक भी बराबर है, H भी बराबर है, SO4 भी बराबर है। यानी कि इस समीकरण में हमको कुछ काम नहीं करना पड़ा। यह समीकरण जो है एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी जो इक्वेशन ये वाली है, ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी, हमको इसको करने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी समीकरण आपको दी रहेगी उसको पहले आपको चेक करना है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी और आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और उम्मीद करता हूं आप घर जा करके उन्हें एक बार जरूर देखेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, एक बार फटाफट से उसको रिवाइज करते हैं। हमने सीखा रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आप याद रखो और घर में इनको एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। नंबर 1 स्टेप है, सबसे पहले अभिकारक और उत्पाद को दोनों अलग अलग लिखेंगे। अभिकारक में जो जो तत्व हैं, उत्पाद में जो जो तत्व हैं उनको लिखेंगे और उनके परमाणुओं की संख्या को लिखेंगे, और उसके बाद चेक करेंगे जिस भी तत्व के परमाणुओं की संख्या कम या ज्यादा होगी हम गुणा करके उसको बराबर करने की कोशिश करेंगे, और ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक कि उनके परमाणु आपस में बराबर नहीं हो जाते। तो यही सब था आज के लिए। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मैं आपको कुछ 1-2 क्वेश्चंस और कराऊंगा और फिर हम लोग आगे की क्लासेस में बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज जो भी पढ़ाएगा समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।